हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए उपयोगी है। लेकिन अभी रेलवे की एग्जाम आ चुकी है, तो रेलवे वाले बच्चे ध्यान से समझना, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरआरबी जेईई की या फिर आरपीएफ की, आप सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करने वाला हूँ, बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। शुरुआत में आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, वो भैया बोर्ड पर ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से याद करते हैं, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। लास्ट क्लास अगर आपने देखी है तो लास्ट क्लास बहुत अच्छी हुई थी। उसमें मैंने आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई थी, जिसके बारे में सबसे पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको, उसके बाद में आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। मेरे भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। शुरू से लेकर वीडियो एंड तक देखा करो, ताकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए भैया। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए थे, तो सबसे पहले मैं उनका रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हेडिंग लगा देता हूं, कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है भैया। अब देखो, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया है, पहले मैं 2-5 मिनट में उसका रिवीजन करवा दूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो। देखो भैया, कल मैंने सबसे पहले कोशिका विभाजन के बारे में बताया था कि एक्चुअली में कोशिका विभाजन है क्या। भाई, कोशिका विभाजन यानी कि ये सेल डिवीजन है क्या। बताइए। मैंने आपसे कहा था कि कोई कोशिका होती है, मान लीजिए कोई कोशिका है, ये अपने आप को डिवाइड करती है, ये अपने आप को विभाजित करती है और 2 या 2 से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो कोशिका डिवाइड हुई है, जो कोशिका विभाजित हुई है, उसे हम कहते हैं मात्र कोशिका। उसे हमने क्या कहा? मात्र कोशिका कहा। जो कोशिका नई बनी है उन्हें हमें क्या कहा, यानी कि उनको हमने क्या कहा? पुत्री कोशिका या फिर संतति कोशिका। पुत्री कोशिका या फिर हमने संतति कोशिका कहा। तो कोई कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है, अपने आप को विभाजित करती है और 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोशिका विभाजन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया एक कोशिका, ध्यान से समझने जो लाइन लिख रहा हूं, एक कोशिका अपने आप को विभाजित करती है या विभाजित करके 2 या 2 से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे भैया कोशिका विभाजन कहा जाता है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है सेम उसे ही मैंने डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश भी की है कि कोई कोशिका है, ये अपने आप को डिवाइड करती है और 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो कोशिका डिवाइड हुई है वो पुरानी कोशिका होती है, उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं। जो नई कोशिका बनी है
उसे हम पुत्री या संतति कोशिका भी कहा जाता है। इसे पेरेंट सेल कहा जाता है, इसे डॉटर सेल कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यह बताया था। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था, मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बताया था। मॉडर्न सेल थ्योरी यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत 1855 में किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। और इसका एक कथन था। कथन क्या था? ओमनिज सेलुला इसेलुला। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो सबसे पहले ये बताने वाले वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो थे भैया, जिन्होंने ये बताया कि भैया एक से अनेक कोशिका कैसे बने। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने कहा कि भैया जो नई कोशिका बन रही है पुरानी कोशिकाओं से बन रही है। कैसे बन रही है? इन्होंने कहा कि कोई कोशिका है ये अपने आप को डिवाइड करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो पुरानी कोशिका है उसे मातृ कोशिका कहा, जो नई कोशिका बनी है उसे पुत्रीय संतति कोशिका कहा। तो इस कथन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कथन किसने दिया? ओमनी सेलुला इसेलुला। तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में। इस कथन का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक जो नई कोशिका बनी है उनका निर्माण है उसके पूर्ववर्ती यानी कि प्राचीन जो पहले वाली कोशिका है उनसे होता है। ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीजें बताई थी भैया। बोलो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले मुझे बताओ। फिर तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका विभाजन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो भैया 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्रकार है भैया समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन अगर आपने कल की क्लास देखी है तो सारा का सारा रिवीजन करवा रहा हूं भैया, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। समसूत्री विभाजन को कहा जाता है माइटोसिस। ठीक है। दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसे मियोसिस कहा जाता है। और तीसरा होता है असूत्री विभाजन। इसे एमाइटोसिस कहा जाता है। एमाइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। ये चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि समसूत्री विभाजन में जो मातृ कोशिका है और जो पुत्री कोशिका है दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। बताया था समसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में मैंने आपको बताया था कि मातृ कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी उसकी आधी होती है पुत्री कोशिकाओं में। ये चीज मैंने आपको बताई थी। मैंने आपसे यह भी कहा था कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में मैंने आपसे यह भी कहा था कि एक कोशिका से 4 नई अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। बोलो चीजें याद आ रही है आपको? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ रही होगी। यहां तक चीज बताई थी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जो मनुष्य की कोशिका होती है वो संवर्धन माध्यम में, मनुष्य की जो कोशिका होती है वो संवर्धन माध्यम में कल्चर मीडिया में भैया लगभग 24 घंटे में विभाजित होती है। बताया था मैंने आपको? बोलो बताया था मैंने आपको? जरूर बताया था। उसके अलावा मैंने आपको कवक ईस्ट के बारे में बताया था कि ईस्ट की जो कोशिका है वो कितने समय में विभाजित होती है? लगभग 90 मिनट में विभाजित होती है। और जीवाणु की जो कोशिका है वो जीवाणु की कोशिका कितने समय में विभाजित होती है? तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि लगभग 20 मिनट में विभाजित होती है। यहां तक मैंने सारी चीजें बताई थी। मैंने वहां पर एक चीज बताई थी कि सबसे पहले जब कोई कोशिका विभाजित होती है, जब किसी कोशिका का विभाजन होता है तो पहले उसमें वृद्धि होती है, उसके बाद में उसका विभाजन होता है।
बताया था। तो उससे आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये कल की जो बातें हैं भैया, इनको ध्यान से आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा। जो भी भाई नया आया है उसको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि भैया कल हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको लगभग 40 मिनट की क्लास रही है मेरे भाई। उस 40 मिनट की क्लास में इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि नहीं है। उसके अलावा मैंने और भी चीज़ें बताई थी। हाँ, मैं तो भैया भूल ही गया था। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो मैंने आपको बताया था कि समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। मैं लिख भी देता हूँ, मैंने इनकी खोजों के बारे में भी चर्चा की थी। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? हार्टविंग ने की थी भैया। और असूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया, इसकी खोज किसने की थी? तो इसके बारे में बताया था भैया, इसकी खोज की थी भैया रिमेक नामक वैज्ञानिक ने। तो ये 3 वैज्ञानिकों के नाम भी आपको पता होना जरूरी है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की और असूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी, अर्धसूत्री विभाजन की खोज हर्टविग ने की थी और असूत्री विभाजन की खोज रिमेक ने की थी। ये सारी चीजें भी मैंने आपको बताई थी। तो अगर आप कल की वीडियो देखते हो तो इन सभी चीजों के बारे में 40 मिनट की क्लास, उस 40 मिनट की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था एक एक चीज के बारे में। आज कुछ समझने वाली भी चीज है, कुछ रटने वाली भी चीज है। दोनों ही काम आपको करने पड़ेंगे क्योंकि भैया हमारी एग्जाम आ चुकी है। जितना जल्दी हो सके उतनी चीजों को ध्यान से देख लीजिए, उतनी चीजों को ध्यान से देख लेना भैया। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो। ठीक है, तो कल की चीजें समझ में आ गई। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसे इन्हें मैं मिटा देता हूं मेरे भाई। अगर आपको यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। वैसे आप लाइक तो कर देते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, भाई पता नहीं आपको जोर आता है क्या? 40 मिनट की वीडियो देखते हो यार, तो भाई फर्ज बनता है आपका, इतना शक तो है, कर दिया करो यार। आपका ही तो भाई हूँ, कोई अलग थोड़ी ना हूँ। हम सब एक ही परिवार के हिस्से हैं भैया। भाई हम सब एक ही परिवार के हिस्से हैं। बोलो, यहाँ तक किसी भाई को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर डालता हूँ, इसका आंसर देना है आपको। चले आगे। ओके, देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। मेरे बात ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये आपके सामने कुछ नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई इस चैप्टर से डरते हो, आपको प्रॉब्लम आती हो कि कोशिका विभाजन हम कैसे पढ़े, क्या है क्या नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, इतना तो विश्वास रख सकते हो। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। 40 मिनट की वीडियो आपको पूरी देखनी है, चाहे आपको समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन आपको क्लास पूरी देखनी है। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि अगर आपने हमारी क्लास पूरी देखी तो 100 में से 100% आपको समझ में आएगा। चाहे आप खाना खा रहे हो तो भैया क्लास को चालू करके रख दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बस क्लास चालू करके रख दीजिए, 100 में से 100% आपको समझ में आएगा। हाँ, लेकिन यह है कि बीच में से मत देखा करो, शुरुआत से देखा करो। ठीक है मेरे भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोशिका विभाजन प्रावस्था का क्रम क्या है? आपके ऑप्शन नंबर ए है भैया G1, G2, S और M। ऑप्शन नंबर बी है G1, M, S, G2। ऑप्शन नंबर सी है G1, S, G2, M। ऑप्शन नंबर डी है M, G1, S, G2। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बता दोगे भैया, अभी आप ही बता दोगे। जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं उसको ध्यान से समझना, सारा खेल उसी का ही है। अगर इस आगे आने वाली 10 से 15 मिनट अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आज की क्लास में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो सभी क्वेश्चन एक एक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं पढ़नी है, बस जो चीज़ें सिखाता हूं वो चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ से ही 100 में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये कोई कोशिका है। भाई ये क्या है? ये कोई कोशिका है। इस कोशिका में पहले क्या होती है? इस कोशिका में पहले वृद्धि होती है। इस कोशिका में पहले क्या होती है? इस कोशिका में पहले वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद में ये कोशिका जो होती है भैया, इस कोशिका का विभाजन होता है। भाई इस कोशिका का उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में इसका विभाजन होता है
वृद्धि क्यों होती है उसका रीजन भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पहले क्या हुआ, इस कोशिका की वृद्धि हुई, यानी कि वृद्धि हुई, और वृद्धि में मैंने आपको बताया था कि लगभग 95% का समय लगता है। फिर उसका विभाजन होता है, बताया था कल की बात, याद आ रही है आपको। और विभाजन में कितना समय लगता है, तो विभाजन में भैया ओनली फॉर 5% का समय लगता है। अगर हम मानव की कोशिका के बारे में बात करें तो एक मानव की कोशिका संवर्धन माध्यम में 24 घंटे में विभाजित होती है, जिसमें से वृद्धि में 23 घंटे का समय लग जाता है मेरे भाई, और विभाजन में सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है। बोलो, ये चीज मैं आपको बता करके आ चुका भैया, पहले ये चीजें मैं आपको कल बता करके आ चुका। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इन सभी कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया था। बोलो, क्या बात यहां तक आपको समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। अब ध्यान से समझना, जो मैं बातें कह रहा हूं अगर आपने ध्यान से समझा तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये जो वृद्धि हो रही है तो ये एक प्रकार की अवस्था है भाई। कोशिका है, इस कोशिका में पहले वृद्धि हुई तो वृद्धि प्रावस्था कह सकते हो, फिर ये विभाजन प्रावस्था आ जाती है। तो वृद्धि प्रावस्था में 95% का समय लगा और विभाजन प्रावस्था में 5% का समय लगा। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया? इस वृद्धि प्रावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस वृद्धि प्रावस्था के बारे में मैं आपको यहां पे बता देता हूं। वृद्धि प्रावस्था, इसे हम तैयारी प्रावस्था भी कहते हैं। तैयारी प्रावस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका विभाजित जो होती है उससे पहले कोशिका की जो तैयारी होती है वो इसी अवस्था में होती है मेरे भाई। इस वजह से हम इसे तैयारी प्रावस्था या वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोशिकांग है ना, वो वृद्धि करते हैं इसमें कोशिका के अंदर। देखो, पहले कोशिका छोटी थी फिर वृद्धि करके इतनी बड़ी हो गई, है कि नहीं? इसे हम इंटरफेज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंटरफेज भी कहते हैं, इसे हम अंतरावस्था भी कहते हैं, इसे हम अंतरावस्था भी कहते हैं। बोलो, यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो वृद्धि प्रावस्था के कितने सारे नाम हैं? वृद्धि प्रावस्था कह दीजिए, तैयारी प्रावस्था कह दीजिए, इंटरफेज कह दीजिए, अंतरावस्था कह दीजिए, बात एक ही है। जब भी किसी कोशिका का विभाजन होगा तो विभाजन होने से पहले उस कोशिका की वृद्धि होगी, उस कोशिका की तैयारी प्रावस्था आएगी, वृद्धि प्रावस्था आएगी, या इंटरफेज आएगा या अंतरावस्था आएगी भैया। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि सबसे पहले जो कोशिका है वो वृद्धि करती है ताकि उसका विभाजन हो सके, क्योंकि आगे जाकर के उसे 2 भागों में विभक्त होना है कि नहीं? है कि नहीं? और अर्धसूत्री विभाजन में तो 4 भागों में विभाजित होती है, इस वजह से इसमें वृद्धि करती है। तो तैयारी करती है, जैसे कि हम है, अब भैया एग्जाम का फॉर्म आपने लगा दिया तो पहले आप तैयारी करते हो लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 महीना, है कि नहीं? पहले हम तैयारी करते हैं, उसके बाद में हम एग्जाम देने जाते हैं, है कि नहीं? तभी तो आपका रिजल्ट आता है। तो पहले आपने तैयारी की, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो पहले आप अपनी ग्रोथ करते हो, अपनी वृद्धि करते हो, उसके बाद में फिर आपका रिजल्ट आता है। तो वैसे ही कोशिका पहले अपनी वृद्धि करती है, उसके बाद में उसका विभाजन होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, ये जो वृद्धि प्रावस्था है, तैयारी प्रावस्था है, इंटरफेज है, इसकी भी कुछ उप अवस्थाएं होती है। कितनी उप अवस्था होती है? 3 उप अवस्था होती है। एक होती है G1, एक होती है S और एक होती है G2। तो G1 फेज के बारे में आपने सुना होगा, या G1 प्रावस्था के बारे में आपने जरूर सुना होगा, S प्रावस्था के बारे में आपने जरूर सुना होगा, और G2 प्रावस्था के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये G1 प्रावस्था में क्या होता है, S प्रावस्था में क्या होता है, G2 प्रावस्था में क्या होता है, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं बस उसको समझ लीजिए। सबसे पहले कोशिका में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस वृद्धि प्रावस्था को हम तैयारी प्रावस्था भी कहते हैं, इंटरफेज भी कहते हैं, अंतरावस्था भी कहते हैं। तो इंटरफेज 3 भागों में बटा हुआ है, आप ये भी कह सकते हो G1, S और G2। इसमें कितना समय लगता है? इसमें भैया 95% का समय लगता है। और मनुष्य की जो कोशिका है वो वृद्धि प्रावस्था में 23 घंटे का समय लगाती है। कितने घंटे का समय लगाती है? 23 घंटे का। इस 23 घंटे में भी अगर हम जीवन प्रावस्था में देखें तो जीवन प्रावस्था में 11 घंटे का समय लगता है। मानव की कोशिका की बात कर रहा हूं मैं। ऐस प्रावस्था में 8 घंटे का समय लगता है,
और G2 प्रावस्था होती है, इसमें 4 घंटे का समय लगता है। तो 8 4 12 और 11 11 2 22 और 23 घंटे हो गए भैया। तो टोटल वृद्धि उपरावस्था में या तैयारी प्रावस्था या इंटरफेज में या अंतरावस्था में कितने घंटे का समय लगता है? 23 घंटे का समय लगता है भैया। उसके बाद में जो 1 घंटे का समय लगा है वो विभाजन अवस्था में लगा है। इसे आप विभाजन प्रावस्था भी कह सकते हो, विभाजन प्रावस्था भी कह सकते हो, या फिर इसे एम अवस्था भी कह सकते हो, या एम प्रावस्था भी कह सकते हो, या एम फेज भी कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो आप? दिख रहा है ना आपको? इसे हम एम फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस एम फेज में कोशिका का विभाजन होता है। इसमें सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है मनुष्य की कोशिका में। तो देखो, जब भी किसी कोशिका का विभाजन होगा तो उसके प्रावस्थाओं के बारे में मैंने आपसे क्रम पूछा है कि उनका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, ये कोई कोशिका है। अब इस कोशिका की कौन सी अवस्था आएगी? वृद्धि प्रावस्था आएगी, जिसे हमने तैयारी प्रावस्था कहा है, इंटरफेज कहा है, अंतरावस्था कहा है। इसके 3 भाग है। पहला कौन सा है? पहला G1 है, क्रम से याद रखना है। दूसरा S है और तीसरा G2 है कि नहीं है? तो पहला G1 प्रावस्था आएगी, उसके बाद में S प्रावस्था आएगी, उसके बाद में G2 प्रावस्था आएगी, और उसके बाद में भैया तैयारी प्रावस्था आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपका इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में कौन सी प्रावस्था आएगी? विभाजन प्रावस्था आएगी, जिसे हमने एम फेज या एम प्रावस्था भी कहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन यही तो पूछा है कि कोशिका विभाजन प्रावस्था का क्रम बताइए। सबसे पहले G1 है, फिर S है, फिर G2 है, और फिर एम फेज है, यानी कि एम प्रावस्था है। तो देखो, G1 ये रहा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, और फिर एम प्रावस्था आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो, इस क्वेश्चन को समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये बात घुसी या नहीं घुसी? सबसे पहले मुझे बताओ। एक बार और बताऊं क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? ओके। बोलो भैया, क्या ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई ना भैया, तो ये कोशिका चक्कर की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो ना इन चीजों को, तो ऊपर होकर निकलेगी भैया, ये चीजें ऊपर होकर निकलेगी। इसलिए जो मैं कहता हूं उसको पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख लेना, क्या जो मैंने आपको सिखाया है क्या उसी में से नहीं आया है क्या? बस ध्यान रखना, जो मैं सिखाता हूं उन चीजों को पढ़ लेना भैया। कितने सिंपल तरीके से हमने पता लगा लिया कि भैया हमारे जो कोशिका विभाजन की प्रावस्था है उनका क्रम क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि कोई कोशिका है, पहले वृद्धि करती है, वृद्धि प्रावस्था में जाती है, इसमें 95% का समय लगता है। इसे तैयारी प्रावस्था भी कहा जाता है, इसे ही इंटरफेज कहते हैं, इसे ही हम अंतरावस्था कहते हैं। इसके 3 प्रकार है, G1 है, S है, G2 है। तो पहले तो G1, S और G2 आएगा भैया। उसके बाद में फिर विभाजन होगा, तो विभाजन को हम विभाजन प्रावस्था या एम फेज कहते हैं। उसके बाद में एम आ जाएगा। तो G1, S, G2 और एम। देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है भैया G1, S और G2, और यहाँ पर है एम प्रावस्था। तो कोई कोशिका यहाँ से हो रही है भैया स्टार्ट, उसका विभाजन की शुरुआत यहाँ से हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। तो इसका क्रम पूछा है कि कोशिका जब तक विभाजन होगी, यानी कि कोशिका का जो विभाजन हो रहा है उसमें प्रावस्थाओं का क्रम क्या है। तो पहले G1 है भैया, S है, फिर G2 है, और उसके बाद में एम प्रावस्था यानी कि एम फेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। बस इतना याद रखना कि मनुष्य की जो कोशिका होती है, जो 24 घंटे में संवर्धन माध्यम में विभाजित होती है, तो G1 में 11 घंटे का समय लगता है, S में 8 घंटे का समय लगता है, और G2 में 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है, तो ये चीजों के बारे में ध्यान रखना है। अब देखो G1, S और G2 के बारे में हम और आपको सिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? देखो, अब जो अगली स्लाइड में मैं आपको जो चीजें सिखाने वाला हूं ना मेरे भाई, अगर इन चीजों को आपने सीख लिया है तो आज की क्लास के आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे भाई, उन सभी क्वेश्चनों को आप आंसर अच्छे से कर पाओगे। उन सभी क्वेश्चनों का आप आंसर अच्छे से कर पाओगे।
भाई उन सभी क्वेश्चनों का आप आंसर अच्छे से कर पाओगे, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। भाई आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ बस वो चीज़ें ध्यान से सीखनी पड़ेगी। रटना कुछ नहीं है, सभी चीज़ें में सीखनी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो पहले वृद्धि करती है, उसके बाद में उसका विभाजन होता है कि नहीं है। तो पहले हम वृद्धि प्रावस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वृद्धि प्रावस्था, इसे हमने तैयारी प्रावस्था नाम भी दिया था, क्योंकि इसमें विभाजन होने से पहले कोशिका की तैयारी होती है भैया। सॉरी यार, अभी ना शाम को मैं सो के उठा था, इसलिए थोड़ी सी शरीर में एनर्जी डाउन है, चाय भी नहीं पी। इसे वृद्धि प्रावस्था, तैयारी प्रावस्था, इसके अलावा इसे इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज में क्या होता है, कोशिका की तैयारी होती है विभाजन के लिए, ठीक है। अंतरावस्था, इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहां तक? बोलो। लगभग 95% समय इसमें लगता है भैया, और मनुष्य की जो कोशिका है वो तो 23 घंटे भैया इस वृद्धि प्रावस्था में इस वृद्धि प्रावस्था में यानी कि तैयारी प्रावस्था में लगा देती है। अब देखो ये कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। एक G1 है, फिर S है, फिर G2 है, ठीक है। तो एक एक के बारे में हम कुछ लाइनें लिखनी है भैया, हमें उनको आपको ध्यान से समझना है। देखो मैं आपको चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा कि एक एक चीज आपको डिटेल में समझाऊं, लेकिन इतना समझा दूंगा कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है भैया। इतना समझा दूंगा कि आपका काम हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जीवन फेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये जीवन प्रावस्था भी आप कह सकते हो। इस जीवन प्रावस्था को हम गैप 1 के नाम से भी जानते हैं, गैप फर्स्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे गैप फर्स्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसमें मनुष्य की जो कोशिका होती है वो विभाजित होती है, तो उसमें कितना समय लगता है? जीवन में 11 घंटे का समय लगता है। चलो मैं समय यहीं पर ही लिख देता हूं, इसमें 11 घंटे का, इसमें 8 घंटे का, और इसमें 4 घंटे का। ये इंपॉर्टेंट है समय, ये इंपॉर्टेंट है समय, ठीक है। अब जीवन में क्या होता है? देखो बहुत सारी चीजें होती है, उनके बारे में तो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है? देखो कोशिका का विभाजन होना तय है, क्योंकि हम कोशिका विभाजन की प्रावस्था पढ़ रहे हैं। तो विभाजन होने से पहले कोशिका अपनी तैयारी करती है। कोशिका क्या करती है? अपनी तैयारी करती है विभाजन के लिए। तो यहाँ पर वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ होती है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन के लिए उपापचय रूप से सक्रिय हो जाती है। तो कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय हो जाती है। तो मैं लिख देता हूं कि कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय हो जाती है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो एटीपी का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है, एमिनो एसिड का निर्माण होता है, ये सारी चीजों का निर्माण होता है। लेकिन आपको ये चीजें याद नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बस आपको एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि यहाँ पर जो कोशिका है वो उपापचय रूप से सक्रिय हो जाती है विभाजन के लिए। उसके अलावा तो जितने भी कोशिकांग है भाई, जितने भी कोशिकांग है कोशिका में, तो कोशिकांगों की जो संख्या है, कोशिकांगों की संख्या है, उन संख्या में भी वृद्धि हो जाती है भैया। कोशिकांगों की जितनी भी संख्या है उन सभी कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बस आपको जीवन में 2 चीजें याद रखनी है मेरे भाई। देखो मैं आपको एनसीईआरटी में जिस तरीके से चक्कर दिया गया है ना, जो डायग्राम बनाया गया है, उस हिसाब से भी मैं आपको सारी चीजें बता सकता था, सारी चीजें पढ़ा सकता था। लेकिन हमें लेंथी नहीं करना है, कि एग्जाम पास में है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है।
तो कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि होती है। बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, आप सभी को पता है कोशिकाओं में, तो उन सभी कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि होगी G1 फेज में, और कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय हो जाती है भैया विभाजन के लिए। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में आता है भैया एस प्रावस्था। ठीक है, इस एस प्रावस्था में क्या होता है ध्यान से समझना भैया, कुछ पॉइंट है, और ये एस प्रावस्था है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भैया डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए की कॉपी मैं लिख सकता हूं क्या, रेप्लिकेट, वो क्या बोलते हैं उसे, रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन। डीएनए की कॉपी यानी कि रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृतियन। कहने का मतलब यह है कि डीएनए डबल हो जाता है मेरे भाई। यहां पर जो है वो डीएनए क्या हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। यह भी लिख सकते हो आप सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए यानी कि यहां पर क्या होता है, यहां पर डीएनए का संश्लेषण होता है। यहां पर डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। डीएनए डबल हो जाता है, बस आपको छोटा सा पॉइंट याद रखना है, जो डीएनए है उसकी कॉपी बन जाती है। अरे भाई कॉपी करवाते हो ना आप, 1 से 2 कॉपी हो जाती है। कभी देखा होगा फोटोकॉपी की दुकान पर गए हो, ठीक नहीं है, तो वहां पर आप एक देते हो और आपको सेम चीज निकाल करके दे देता है। तो वैसे ही यहाँ पर डीएनए की कॉपी बन जाती है। डीएनए दुगना हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है ना, डीएनए का संश्लेषण होता है भैया। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रावस्था में होता है। डीएनए की कॉपी है, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए डबल, ये सिंथेसिस ऑफ डीएनए किस प्रावस्था को कहा जाता है, एस प्रावस्था को कहा जाता है मेरे भाई। इसके अलावा तारककाय और हिस्टोन प्रोटीन, एक हिस्टोन प्रोटीन भी याद रखनी है आपको, कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन भी भैया डबल हो जाती है। और जो तारककाय होता है वो तारककाय भी डबल हो जाता है। बस 3 पॉइंट याद रखना है, डीएनए डबल, हिस्टोन प्रोटीन डबल और तारककाय डबल। देखो भैया थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं थोड़ा बहुत तो आपको रटना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको किसकी चैप्टर की समझ की आवश्यकता होती है, कोशिका वाले चैप्टर की समझ की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने लगा कि भैया डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, तारककाय क्या होती है, तो मेरे क्वेश्चन भैया आज तो होने वाले नहीं है, आज के 4 साल बाद में होंगे, तब तक आपकी एग्जाम निकल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे डीएनए के बारे में, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, तारककाय के बारे में, कोशिकांगों के बारे में भी आप जानते हो, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है भैया। भाई अगर आपकी एग्जाम कंप्लीट आने वाली है, एग्जाम डेट आ चुकी है रेलवे वाले बच्चों की, और सब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब चीजें तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया कोशिकाओं के बारे में। ये सारी चीजें तो आपको पता होगी। तो इसमें क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है कि नहीं है, और हिस्टोन प्रोटीन डबल हो जाती है, तारककाय डबल हो जाता है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है ना भैया, वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा। G1 हो गया, एस हो गया और G2। और ये जो G2 प्रावस्था होती है ना, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है, कि जो ट्यूब्यूलिन जो प्रोटीन होती है ना, उस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण होता है इसमें। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। और G2 प्रावस्था को हम गैप 2 भी कहते हैं, गैप 2 भी कहते हैं भैया। ठीक है, क्या कहते हैं, गैप 2 भी। इसमें भैया एटीपी का निर्माण होता है कि नहीं है, एंजाइम का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है इस G2 में। तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, लेकिन इन चीजों के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें एंजाइम का निर्माण भी होता है, ये भी लिख लेना भैया। चलो छोड़ो, बस जो मेन चीजें है वो ये है। आपके सामने मैंने 5-6 चीजें लिखी है, बस इनको पढ़ लेना भैया, आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके रेलवे के एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है।
अगर आपने ये चीजें रट ली है, ये चीजें याद कर ली है, तो आपका काम हो जाएगा। देखो दोबारा से बताता हूं, जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो उससे पहले वो अपनी ग्रोथ करती है, अपनी वृद्धि करती है, तो इसे वृद्धि प्रावस्था, तैयारी प्रावस्था कहा जाता है, इंटरफेज या अंतरावस्था कहा जाता है। जब भी किसी कोशिका का विभाजन होता है तो उससे पहले उसकी तैयारी होती है तो तैयारी जो होती है उसे तैयारी प्रावस्था को हम इंटरफेज प्रावस्था भी कहते हैं, अंतरावस्था भी कहते हैं, या वृद्धि प्रावस्था भी कहते हैं। इसमें लगभग 95% का समय लगता है, विभाजन में सिर्फ 5% का समय लगता है। जैसे कि मनुष्य की कोशिका के बारे में बात करें संवर्धन माध्यम में, तो 23 घंटे का समय अकेला इंटरफेज में लगता है, 5% का समय विभाजन प्रावस्था में लगता है। तो मैंने यहाँ पर बताया है, स्पष्ट रूप से लिख दिया कि मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें 23 घंटे का समय लगता है। तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें भैया 23 घंटे का समय लगता है। बोलो, इतनी बात क्लियर? तो जीवन में क्या क्या होता है? कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय हो जाती है और कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि होती है। एस प्रावस्था में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का संश्लेषण होता है कि नहीं है? डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए की कॉपी बन जाती है, रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन, है कि नहीं? यानी डीएनए दुगुना हो जाता है। ठीक है, स्टोन प्रोटीन डबल हो जाती है, तारकाई डबल हो जाती है। ठीक है, और G2 प्रावस्था को गैप 2 भी कहते हैं, और इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। वो सारी चीजें, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें यही है। ठीक है, तो इसका मैंने क्रम बता दिया है, जीवन में क्या होता है, G2 में क्या होता है, एस में क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर है ना? बोलो, क्लियर है? ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इससे संबंधित आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अब तो समझ में आ गया होगा। देखो भैया, चीजों को सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। अगर आप मुझे टाइम दोगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखाऊंगा। और कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, यकीन मानिए मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, आज की क्लास थोड़े कोशिका चक्कर से संबंधित है, तो यहाँ से भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंट लगे या ना लगे, लेकिन मेरी दृष्टि से जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि संभावना भी है, उस चीज को पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है भाई, उस चीज को करवाना मेरा फर्ज बनता है। तो मैं मेरे अपनी तरफ से कुछ कमी नहीं छोड़ूंगा भैया, मेरा काम है पढ़ाना। मैं क्यों किसी की जिंदगी खराब करूं भैया? भाई मैं क्यों किसी की जिंदगी खराब करूं? जो मुझे आता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस जरूर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी फायदा मिल सके, आपको भी जॉब मिल सके। ठीक है मेरे भाई? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया है। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज। देखो, एक G0 फेज भी होता है, G0 फेज भी कहा जाता है, शांत प्रावस्था भी कहा जाता है इसे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे लास्ट में एक्चुअली में ये है क्या है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। बस मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उतना चीज़ों के बारे में आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपको असूत्री विभाजन के बारे में भी कुछ चीज़ें नहीं बताई थी कि भैया असूत्री विभाजन एक्चुअली में क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ। कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है, बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, लेकिन आपको ये एहसास नहीं होगा कि भैया हाई लेवल क्या है और जीरो लेवल क्या है। आपके लिए तो सभी सेम रह जाएगा। बताइए, राइट आंसर क्या होगा? कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? देखो, आपको दोबारा से मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। जीवन में क्या होता है? उपापचय रूप से सक्रिय हो जाती है कोशिका, उपापचय रूप से सक्रिय। ठीक है, उसके अलावा कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि। ये दो काम तो किस में हो रहे थे भैया? जीवन में। एस में क्या हो रहा था? डीएनए का संश्लेषण, यानी कि डीएनए की कॉपी बन रही थी भैया, है कि नहीं है? क्या हो रहा था? डीएनए का संश्लेषण हो रहा था भैया। डीएनए का संश्लेषण हो रहा था, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति, डीएनए की कॉपी बन रही थी। उसके अलावा और क्या हो रहा था?
जो हिस्टोन प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन भी डबल हो रही थी, और जो तारक काय है वो तारक काय भी भैया डबल हो रहा था। यही चीजें मैंने आपको बताई थी। G2 में क्या हो रहा था, सिर्फ मैंने आपको इतना कहा है कि जो ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है उसके बारे में याद कर लीजिए। और M में तो इसमें तो विभाजन होता है भैया, इसमें तो कोशिका है वो विभाजित होती है भाई, 1 से 2 कोशिका बन जाएगी या फिर 1 से 4 कोशिका बन जाएगी, उसके बारे में अलग से बात करेंगे हम। ये इसको छोड़ दीजिए, बस G1 G2 के बारे में समझना है। तो मैंने आपको बताया है कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, एस प्रावस्था में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। G1 में बताओ मनुष्य की जो कोशिका है वो कितना समय लेती है, तो 11 घंटे का समय लेती है। एस में कितना समय लेती है, इसमें 8 घंटे का समय लेती है। और G2 में कितना समय लेती है, तो इसमें 4 घंटे का समय लेती है। और ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए भैया 23 घंटे। ये कौन सी प्रावस्था है, हम इंटरफेज के बारे में बात कर रहे हैं, अंतरावस्था के बारे में बात कर रहे हैं हम भैया। ठीक है, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चीजें तो समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, चलो मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, वैसे तो हर रोज बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं स्किप कर देते हैं। भैया स्किप मत क्या करो, ध्यान से समझा करो। आप सभी को पता है हर रोज हम कम्युनिटी पोस्ट में 10 क्वेश्चन डालते हैं। सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक चलते रहते हैं। यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में आपको कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। लगभग मैं आपको 50 क्वेश्चन के आसपास करवा चुका मेरे हिसाब से, मुझे कन्फर्म पता नहीं है। अगर आपने ध्यान से उन क्वेश्चनों को पढ़ा है, उनका आंसर दिया है, तो इन सब की प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर भैया इनकी प्लेलिस्ट, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट क्या, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दूंगा भैया। तो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उस क्वेश्चनों को पढ़ लेना भैया, ताकि आपके एग्जाम में आपको फायदा मिल सके। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर भी भैया मैं क्वाइज के रूप में क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि फिलहाल मैं वहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो रोज के 15-20 क्वेश्चन डालता हूँ यार, वहाँ भी आप आंसर दिया करो। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, रेलवे का एक बैच है जिसकी शुरुआत की थी मैंने 1 फरवरी से। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। इस बैच में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2016 से लेकर के 2023 तक, रेलवे ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, इलेक्ट्रिशियन के, आरआरबी के, आरपीएफ के, वो सभी क्वेश्चन इस बैच में करवाए। तो आपको उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन जाकर के देख लेना भैया। पता नहीं आज क्या हो रहा है, तो जाकर के देख लेना भैया। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाए हैं वहां पे। चले आगे, ओके। और आप समझदार हो, वीडियो को तो लाइक करते ही हो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो यार। चलो और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। चले आगे, बोलो चले आगे। ओके, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। अब ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका जो है वो उपापचय रूप से सक्रिय होती है। मैंने आपको लिखवाया है भैया, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए G1, ऑप्शन नंबर बी है G2, ऑप्शन नंबर सी है S और ऑप्शन नंबर डी है M। बताइए, जीवन प्रावस्था में, भाई जीवन प्रावस्था में 2 काम हो रहा था। कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय हो रही थी और कोशिकांगों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही थी। एस में डीएनए का संश्लेषण हो रहा था, हिस्टोन प्रोटीन डबल हो रही थी, है कि नहीं है, और तारक कायो है वो भी डबल हो रहे थे। G2 में क्या हो रहा था, G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। एम फेज में विभाजित होती है कोशिका, उसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए G1। भाई सिंपल सी बात है, बार बार आपको क्या बताए, हमने बता दिया है, क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। बताइए, G1 है, G2 है, या फिर S है, या फिर M है। कंफ्यूज नहीं होना है। G1 में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। S में डीएनए का संश्लेषण, यानी कि डीएनए डबल होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है।
हिस्टोन प्रोटीन डबल हो जाती है, तारक डबल हो जाते हैं। G2 में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, G2। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपको G1, S और G2 इसका टाइम बताना है भैया। बताइए भाई, मनुष्य की जो कोशिका होती है वो संवर्धन माध्यम में, आप सभी को पता है, संवर्धन माध्यम में इंटरफेज में लगभग 95% समय लेती है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि लगभग 23 घंटा इंटरफेज में लेती है। तो उसमें G1, S और G2 में कितना कितना समय लेगी बताओ। तो G1 में भैया मनुष्य की जो कोशिका होती है वो 11 घंटे का समय लेती है, S फेज में 8 घंटे का और G2 फेज में 4 घंटे का। ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए। आज हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मैं आपको समसूत्री विभाजन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन में आपको कोशिश करवाने की कोशिश करूंगा। समसूत्री विभाजन से छोटी से छोटी बात से लेकर के बड़ी हाई लेवल तक की बात बता दूंगा भैया कल की क्लास में। ठीक है, तो पहली क्लास में हमने क्या क्या समझा कि भाई कोशिका विभाजन होता है क्या है, कितने प्रकार का होता है कि नहीं है। कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया, सूत्री विभाजन की खोज किसने की। थोड़ी बहुत जानकारी हमने समसूत्री विभाजन के बारे में बताया, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया, है कि नहीं है। और इस क्लास में हमने क्या क्या किया, इस क्लास में हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ा, यानी कि अंतरापरावस्था के बारे में पढ़ा, और यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी पढ़े। तो कोशिका चक्र की प्रावस्था पढ़ी थी भैया हमने, जिसे हमने इंटरफेज कहा है। ठीक है, तैयारी प्रावस्था, इंटरफेज, वृद्धि प्रावस्था, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, M में क्या होता है, ये जो प्रावस्था है इनका क्रम क्या है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पुत्री कोशिका की क्या होती है, बराबर होती है, दुगनी होती है, या फिर आधी होती है, या फिर कोई नहीं। वैसे ही अर्धसूत्री विभाजन में जो मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पुत्री कोशिकाओं की आधी होती है, समान होती है, या फिर दुगनी होती है, या फिर कोई नहीं। समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, घाव भरने में कौन सी कोशिका विभाजन सहायक होता है, समसूत्री विभाजन में कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है कि नहीं है। उसके अलावा हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में आपको बताएंगे। वहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। गुणसूत्रों की बाहरी संरचना का अध्ययन किस फेज में कर सकते हैं, है कि नहीं है, क्रोमोजोम, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इन सब के बारे में कल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ज़्यादा देखो मैंने इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया है, जितना आपका काम का है मैंने आपको उतना ही पढ़ाया है, और बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को याद किया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को हमने पढ़ा है। कभी आपको ऐसा लगा कि पिछली 2 क्लासों में, अब तक 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 क्लासों में आपको लगा कि कोई चीज़ हार्ड है? बिल्कुल नहीं लगा ना। सब चीज़ें आसान है भैया, मैंने भी तो पढ़ा है, आपको भी पढ़ा रहा हूँ। कोई चीज़ हार्ड नहीं होती, बस समय दीजिए। जो आप इधर उधर चाय की थैली पे बैठ के बिताते हो ना अपने यार दोस्तों के पास, मैं मानता हूँ यार दोस्तों को टाइम दीजिए, क्योंकि भाईचारा से बड़ी कोई बात नहीं होती। लेकिन सबसे पहले माँ बाप, फिर अपना जीवन, जिंदगी, भाईचारा, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन समय समय पर, है कि नहीं है। ओके भाई, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।